हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपके लिए आरपीएससी के पैटर्न पे आधारित सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। इस मॉडल पेपर में मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले हैं और ये आरपीएससी के पैटर्न पे पूर्णतया आधारित मॉडल पेपर है। तो देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन। संचयी आवर्ती वितरण। संचयी आवर्ती वितरण संचयी आवर्ती वितरण आरेख कहलाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको माध्यिका पढ़ाई थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, संचयी बारंबारता निकालनी होती है। केवल और केवल माध्यिका ज्ञात करने के लिए ही हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। बाकी बहुलक और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं होती। तो संचयी बारंबारता का जो आरेख है वो किस लिए काम में लिया जाता है, माध्यिका के लिए। तो माध्यिका के लिए तोरण वक्र या औजाई वक्र, जो संचयी बारंबारता का जो वक्र बनता है उसे क्या कहेंगे, तोरण वक्र या औजाई वक्र, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, माध्यिका को निकालने के लिए किया जाता है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक श्रेणी की माध्यिका क्या है, 10 है। यदि दो अतिरिक्त समंक 5 और 20 इस श्रेणी में और जोड़ दिए गए तो नई श्रेणी की माध्यिका क्या होगी। मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में कि माध्यिका के ऊपर जो है वो चरम मूल्यों या सीमांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे हम कितने भी मूल्य जोड़ दें, चाहे कितने भी मूल्य घटा दें, माध्यिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माध्यिका का मान वो का वो आएगा। जैसे मान लो माध्यिका हमारे पास दी हुई है 10 और इसमें मैं एक समंक जोड़ दूँ 20 और दूसरा जो समंक मैं जोड़ दूँ इधर 5, तो माध्यिका क्या होगा, बीच का मूल्य होगा। संख्याएं विषम है, विषम संख्याओं में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या था, n+1/2। तो n अपने पास 3 है प्लस 1/2, 4/2। तो 2 क्या आ जाएगा अपना माध्यिका का मान। तो 2 जो अंक है वो कितना है हमारे 10। तो माध्यिका का जो मान हमारे पास आएगा वो आएगा 10। यानी कि अगर संख्याएं विषम हैं तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, बीच का जो मूल्य होगा, आधे जो समंक है वो माध्यिका से ऊपर और आधे समंक माध्यिका से नीचे स्थित होंगे। और जब भी इसमें सीमांत मूल्यों को और जोड़ दिया जाता है, जैसे 21 कर दो, इधर 22 कर दो, इधर 4 कर दो और इधर 2 कर दो, तो श्रेणी जो है उसमें जो माध्यिका का मूल्य होगा वो बीच का मूल्य होगा। यानी कि अतिरिक्त समंक जोड़ देने या घटा देने से माध्यिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माध्यिका का जो मूल्य होगा वो पहले वाला मूल्य ही आएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल नहीं करते। निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते। तो पहला ऑप्शन है निजी उपभोग व्यय, दूसरा है हस्तांतरण भुगतान, तीसरा है निजी विनियोग और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं। तो राष्ट्रीय आय में शामिल क्या नहीं करते, हस्तांतरण जो भुगतान होते हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं वो राष्ट्रीय आय में क्यों शामिल नहीं होते, हस्तांतरण भुगतान जो होते हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ चले जाते हैं, उनसे कोई भी उत्पादन कार्य नहीं होता। जैसे मान लो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, तो जो गिफ्ट देने वाला है और मैं लेने वाली हूँ, उसने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट ले लिया, कोई उत्पादन कार्य हुआ उससे, यानी एक जगह से
वस्तु का दूसरी जगह क्या हुआ है, केवल और केवल हस्तांतरण हुआ है। एक जेब से पैसे दूसरे जेब में अगर आते हैं तो वो क्या होगा, हस्तांतरण भुगतान होगा। और इस हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि इससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा। राष्ट्रीय आय में उन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं जिनसे कुछ ना कुछ उत्पादन होता है, इसलिए अपने क्वेश्चन में हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। चौथा जो क्वेश्चन है अपना, GNP इक्वल टू C+IG+X-M समीकरण व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि हमें पढ़नी है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। व्यय विधि यानी कि अपना जो आंसर होगा वो व्यय पक्ष का विवरण करता है। कैसे करता है कि उपभोग, सी यानी कि कंजप्शन, उपभोग, आय का मतलब है यहाँ निवेश, इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है यहाँ सरकारी व्यय, और X-M, X यानी कि इंपोर्ट और आयात और निर्यात। आयात और निर्यात का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, X-M, यानी कि आयात और निर्यात का जो अंतर होगा वो कहलाएगा X-M। यानी कि उपभोग पर व्यय, निवेश पर व्यय, सरकारी जो व्यय होता है और आयात और निर्यात पर जो व्यय होता है, इस वाले समीकरण को हम किस में जोड़ेंगे, व्यय पक्ष का विवरण ये समीकरण हमें प्रस्तुत कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। उपभोग पर व्यय करते हैं, निवेश करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। गवर्नमेंट जब व्यय करती है किसी भी योजना पे या मान लो किसी भी चीज़ पे अगर सरकारी व्यय होता है तो वो व्यय पक्ष का विवरण प्रस्तुत करता है। और आयात और निर्यात जब हम करते हैं, इन दोनों का जो अंतर होता है वो भी व्यय पक्ष का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये पूरा का पूरा जो समीकरण है वो किस राष्ट्रीय आय की गणना की कौन सी विधि से संबंधित है, व्यय विधि से संबंधित है। यदि मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका अर्थ क्या हुआ। अब हम देखेंगे दो डायग्राम देखेंगे। मांग वाले चैप्टर से हम 2 डायग्राम देखेंगे। वाई एक्सेस पे हम कीमत को दर्शाते हैं, एक्स एक्स पे मांग की मात्रा। ये हमारा एक डीडी मांग वक्र है। दूसरा जो डायग्राम है अपना, कीमत, मांग की मात्रा। ये हमारा डीडी प्रारंभिक डीडी मांग वक्र है और ये हमारा उन्नत हुआ D1 मांग वक्र है। अब देखो ये वाला जो मांग वक्र है इसमें क्या होता है, एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे विस्तार या संकुचन की प्रक्रिया होती रहती है। जैसे मान लो प्रारंभिक कीमत थी ये P और मांग थी Q। अब कीमत घट के क्या हो गई P0, मांग बढ़ के क्या हो गई Q1। यानी कि कीमत के बढ़ने या घटने से मांग में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ तो विस्तार हो रहा है और ऊपर की तरफ जाने से क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है, मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है यानी कि मांग वक्र पहले ये था और दाईं ओर खिसक कर ऊपर चला गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ है, वस्तु की कीमत कम हुई है। वस्तु की कीमत कम होने से तो मांग की मात्रा बढ़ी है, यानी कि मांग में क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, ना कि मांग जो वक्र है वो उन्नत हुआ है। मांग फलन उन्नत हुआ है, मांग फलन उन्नत हुआ है, यानी कि जो Px है, कीमत जो है
फलन है किसका, डी, यानी कि मांग जो फलन है वो किसका है, कीमत का है। अन्य बातें पी वाई आई टी पी, यानी कि जो मांग है वो किस किस पे निर्भर करती है। सबसे पहले तो वस्तु की अक्स वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये वाला जो संबंध है वो हम इस वाले डायग्राम में देखेंगे कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा कम होती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। एक ही मांग वक्र पे संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जब इस कीमत के अलावा जो अन्य तत्व मैंने मांग को प्रभावित करने वाले लिखे हैं, अगर उनमें परिवर्तन होता है, जैसे मान लो कीमत तो अपनी रख दी फिक्स, ये कीमत रख दी, ठीक है, पी, इस पे मांग है ये, इस कीमत पे प्रारंभिक जो मांग वक्र है डी डी, इस पे कीमत रख दी हमने पी, और इस पे मांग की मात्रा रह गई क्यों। अब मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, तो अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है तो क्या उपभोक्ता उसी कीमत पर वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। हाँ, अगर उपभोक्ता की जो आय है वो अगर बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, कीमत फिक्स है अपनी, और उसी कीमत पे क्या करेगा, वो ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेगा। आय बढ़ी है, 20,000 रुपये आय थी पहले, अब मान लो उपभोक्ता की जो आय है वो 40,000 रुपये हो गई, तो उसी कीमत पर वो ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सकता है। तो आय के बढ़ने से मांग में जो परिवर्तन हुआ तो उससे क्या हुआ, मांग फलन जो है, मांग वक्र जो है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कि कीमत के अलावा अन्य तत्वों में जब परिवर्तन होता है, क्या कह रही हूँ, कीमत के अलावा, कीमत को तो मैंने छोड़ दिया, कीमत और मांग में संबंध तो हमने यहाँ देख लिया। अगर कीमत और मांग में संबंध देखते हैं तब तो वो क्या होगा, एक ही वक्र पर संकुचन और विस्तार होगा। अगर कीमत के अलावा अन्य तत्वों में जब परिवर्तन होता है तो मांग वक्र दाएं या बाएं खिसक जाता है, यानी कि आय बढ़ने से पूरा का पूरा मांग वक्र ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मान लो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो भी मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, तो उसी कीमत पर लोग ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, तो मांग वक्र क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये मांग को प्रभावित करने वाले अपने तत्व हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका अर्थ है मांग फलन क्या हुआ है, उन्नत हुआ है। जो मांग वक्र है वो क्या है, डी से D1 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के साम्य से आशय है। उपभोक्ता का साम्य कब होगा, उपभोक्ता का, जैसे मान लो हमारी आवश्यकताएं जो है असीमित है और उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है हमारे पास क्या है, सीमित है। एक आवश्यकता के पूरा होते ही दूसरी आवश्यकता अपने आप जन्म ले लेती है। तो उपभोक्ता के पास क्या है, साधन तो लिमिटेड है लेकिन उसकी आवश्यकताएं जो है वो क्या है, अनंत है। तो उपभोक्ता साम्य की स्थिति में कब होगा, उपभोक्ता साम्य की स्थिति में जब होगा जब उपभोक्ता न्यूनतम त्याग से अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम क्या, संतुष्टि, न्यूनतम त्याग से उसको क्या मिलती हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जब उपभोक्ता क्या होगा, साम्य की स्थिति में, यानी कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कम से कम जब साधन खर्च करने पड़ते हैं तब उपभोक्ता क्या होगा, साम्य की स्थिति में होगा। यानी कि उपभोक्ता न्यूनतम त्याग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त जब करता है तो उपभोक्ता क्या होगा, साम्य की स्थिति में होगा। यदि बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो बैंक जो है वो साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा, ब्याज दर जमा राशि बढ़ाने के लिए ऊंची करनी पड़ेगी, उन्हें ब्याज की दर घटानी पड़ेगी। यदि
बैंक जो है वो साख का निर्गमन, साख का निर्गमन का मतलब क्या है? साख का सृजन। अगर बैंकों को ज़्यादा साख का सृजन करना है तो उन्हें क्या करना होगा? ब्याज की दर कम करनी पड़ेगी। अगर ब्याज की दर कम करेगा बैंक तो ही तो साख का विस्तार होगा, तो ही तो लोग बैंकों से लोन लेना पसंद करेंगे। ब्याज उनके अगर कम लगेगा तो ही लोग ब्याज पर पैसे लेना पसंद करेंगे। इसलिए यदि बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहता है, साख निर्गमन का मतलब क्या है? साख सृजन। साख सृजन बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? ब्याज की जो दरें हैं वो क्या होगी? घटानी पड़ेगी। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जब वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि अधिक व तीव्र है, जब वस्तुओं की कीमतें यानी कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से जब कीमतें बढ़ रही है और उत्पादन नहीं हो रहा तो वो कौन सी स्फीति कहलाएगी? खुली स्फीति, निष्पादन स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति और अधिस्फीति। अधिस्फीति कहलाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन, जब कीमतें जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से जब बढ़ती है तो वो कौन सी स्फीति होगी? अधिस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन होगी। कीमतें लगातार बढ़ रही है, उत्पादन हो नहीं पा रहा तो वो कौन सी स्फीति होगी? अधिस्फीति अपनी होगी। आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात। अब देखो, उपभोग फलन वाला टॉपिक अपने सिलेबस में नया डाला गया है, जिसमें क्या कहा गया है? हमें क्या पढ़ना है? किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आय बढ़ने के साथ साथ, आय बढ़ने के साथ साथ आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात। क्वेश्चन जो है वो उपभोग फलन से लिया गया है, और उपभोग फलन में किन्स का जो मनोवैज्ञानिक नियम है वो क्या कहता है कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता, यानी कि आय के बराबर बढ़ते हुए स्तर पर उपभोग का स्तर जो है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उपभोग का जो स्तर है वो कम होता जाता है। तो आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात क्या होगा? कम होता जाएगा। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता, तो आय का जो वो उपभोग का आय का अनुपात है वो कम होता जाएगा। उपभोग पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात कम होता जाएगा। साख सृजन किया जाता है। साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? साख सृजन जो है वो वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंकों का ही दूसरा नाम है व्यापारिक बैंक। साख सृजन का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे होता है तो इसका तात्पर्य है, बजट रेखा जो बताती है उपभोक्ता के बजट को बताती है। ये एनएम हमारी एक बजट रेखा है, यानी कि इस बजट रेखा से उपभोक्ता ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके बजट को इस बजट रेखा पे दिखाया गया है कि इससे ज़्यादा उपभोक्ता के पास बजट नहीं है। इस बजट रेखा में वह वस्तुओं के विभिन्न सहयोगों को खरीद सकता है। तो यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे होता है, ये हमारी बजट रेखा है, और उपभोक्ता अगर इससे नीचे होता है, मान लो ये बजट रेखा है,
QP बजट रेखा है, यानी कि ये तो थी हमारी प्रारंभिक बजट रेखा और बजट रेखा जो है वो नीचे आ गई। तो इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी आय खर्च नहीं कर रहा। अगर इस बजट रेखा NM बजट रेखा पे उपभोक्ता होता है तो वो अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता है, लेकिन इस बजट रेखा से नीचे कोई भी पॉइंट ले लो, उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ वह बचत कर रहा है। और इस बजट रेखा के ऊपर उपभोक्ता नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतना बजट ही नहीं है। तो अपना पहला ऑप्शन सही है कि उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च नहीं कर रहा। एक उपभोक्ता की कुल उपयोगिता का अर्थ क्या है? कि पहला ऑप्शन है किसी तरह के उपभोग से प्राप्त न्यूनतम उपयोगिता, दूसरा है किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं का योग, तीसरा जो ऑप्शन है किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त अधिकतम उपयोगिता, और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई ही नहीं। तो अपना जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं का योग ही क्या होगा? कुल उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN, यानी कि n इकाइयों तक की जो सीमांत उपयोगिता है उनका जोड़ है वो क्या है? कुल उपयोगिता है। कुल उपयोगिता क्या होता है? सीमांत उपयोगिताओं का योग जो है वो कुल उपयोगिता होता है। तो किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं का योग क्या होगा? हमारा कुल उपयोगिता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक किस विधि द्वारा साख सृजन को संकुचित कर सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक कौन सी नीति अपनाकर साख का संकुचन कर सकता है? बैंक दर बढ़ाकर, जब रिजर्व बैंक जो है वो बैंक दर को बढ़ा देता है, बैंक दर को बढ़ा देता है। बैंक दर क्या होती है? सबसे पहले ये देखेंगे। बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर RBI जो है दीर्घकाल के लिए व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। तो बैंक दर जब बढ़ा देता है, RBI जो है बैंक दर जब बढ़ा देता है तो क्या होगा? साख का सृजन, साख का विस्तार होगा या साख संकुचित होगी? अगर बैंक दर बढ़ा देता है, ज़्यादा रेट पे बैंकों को लोन देता है तो क्या होगा? उससे साख का संकुचन होगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूति बैंकों को बेचकर। जो सरकारी प्रतिभूति होती है वो अगर बैंकों को बेच देते हैं और बैंक उन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं तो जो मनी जो मार्केट में है वो किसके पास आ जाएगी? RBI के पास आएगी। और RBI के पास जब मनी आएगी तो उससे क्या होगा? साख का संकुचन होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नगद कोषानुपात कम करके CRR को अगर CRR क्या होती है? CRR वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ हिस्सा RBI के पास रखना होता है। तो CRR को कम करने से, CRR में अगर वृद्धि करता RBI तो क्या होता? साख का संकुचन होता। लेकिन CRR में अगर कमी करेगा तो क्या होगा? साख का विस्तार होगा। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ कम हिस्सा RBI के पास रखना होगा, इसलिए साख कम करने से तो क्या होगा? साख का विस्तार होगा, ना कि साख का संकुचन। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है। बिलों की अधिक पुनः कटौती करने, ये भी बिल्कुल गलत है। तो अपना ऑप्शन 1 और 2 बैंक दर बढ़ाकर और सरकारी प्रतिभूति बैंकों को बेचकर, ये जो 2 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इनसे क्या होगा? साख का संकुचन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। जनता द्वारा रखा गया नगद, बैंकों के इक्विटी शेयर, बैंकों की जमाएं,
भारतीय रिजर्व बैंक के बॉन्ड। उपरोक्त में से कौन सी परिसंपत्तियां मुद्रा पूर्ति का अंग मानी जाती है? तो मुद्रा पूर्ति का जो अंग होता है वो होता है जनता द्वारा रखा गया नगद यानी कि कैश, सी, और बैंकों के इक्विटी शेयर धारक नहीं, बैंकों की जमाएं जो होती है वो भी क्या होगी? मुद्रा पूर्ति का अंग। और भारतीय रिजर्व बैंक के बॉन्ड, ये भी बिल्कुल गलत है। तो अपना ऑप्शन जो है 1 और 3 बिल्कुल सही है। मुद्रा पूर्ति का जो अंग है वो है एक तो करेंसी प्लस ओडी प्लस डीडी, ये जो होती है वो मांग की पूर्ति का अंग है। करेंसी जो लोगों के पास है, और ओडी यानी कि अदर डिपॉजिट मांग जो अन्य जमाएं हैं वो, और डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट जो मांग जमाएं हैं वो क्या होगी? बैंकों की मुद्रा की पूर्ति का अंग मानी जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? आर्थिक समीक्षा में ये क्वेश्चन डाला गया था, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 4% से ये अधिक नहीं होना चाहिए। यदि राजकोषीय घाटा जो है वो 4% से अधिक होगा तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा। तो 4% से अधिक हमारे राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैंने आपकी बुक में डाला है, और उस बुक में इनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।